हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पिछला स्लाइड में मैंने इस क्वेश्चन का जो हाफ पोर्शन था उसको बता दिया है पूरा। जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका नॉर्मल कंपोनेंट अलॉन्ग द बाउंड्री d1 cos θ1 इक्वल टू d2 cos θ2 कंटिन्यूअस होता है। तो उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। जैसे आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा कि sin θ1 बाय sin θ2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसी टाइप से सिमिलरली उसी के जैसा ये भी यहाँ पर शो करता है, उसी को यहाँ पर हमको प्रूफ करना है। तो उसको हम लोग यहाँ पर फिर देखते हैं क्या है। यहाँ पर मैंने ये जो पहला फिगर है आपको पहला पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का जो मैंने प्रूफ किया है कि जो कंटिन्यूअस होता है, और इसके लिए ये सेकंड वाला होगा। तो इसको फिगर में देखिए, इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर पाथ ABCD एस फिगर। यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप का पाथ लिए हैं ABCD। ये रेक्टेंगुलर पाथ हो गया, आप देख रहे हैं एरो का साइन ऐसे जा रहा है यहाँ पर। अब हमने माना क्या, लेट द लेंथ ऑफ AB एंड CD भी डेल्टा है। ये जो रेक्टेंगुलर पाथ का जो लेंथ है उसका हमने AB का लेंथ और BC का लेंथ माना डेल्टा है। और इसके बाद ये जो मैंने फिगर दिखा दिया आपको थोड़ा बड़ा, BC एंड AD बहुत ही छोटा होता है। फिगर वैसे बहुत छोटा होता है, लेकिन मैंने इसको बड़ा करके थोड़ा समझाने के लिए बताया है। ये आपका जो लेंथ होता है BC एंड AD इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो वही लिख दिया है द लेंथ ऑफ BC एंड AD बी नेग्लिजिबल स्मॉल। इतना छोटा है, स्मॉल है, उसको हम लोग नेग्लिजिबल नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अराउंड द क्लोज पाथ। ये जो क्लोज पाथ है उसके अराउंड जो लाइन इंटीग्रल होता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड द क्लोज पाथ या क्लोज लूप इज इक्वल टू 0 होता है। वो मैंने यहाँ पर लिखा है, हो जाएगा क्लोज पाथ लाइन फिगर, इसको ये बताता है E डॉट डेल्टा L इक्वल टू 0। फिर सिंस द पार्ट्स BC एंड DA ऑफ द पाथ आर नेग्लिजिबल स्मॉल। तो अभी मैंने पीछे जस्ट आपको बताया यहाँ पर BC और AD जो है सो नेग्लिजिबल स्मॉल है, इतना छोटा है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। देन ये वाला क्वेश्चन, तो अगर ये जो BC है, ये क्लोज पाथ का जो BC और AD आपका इतना स्मॉल है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नेग्लेक्ट कर देने के कारण ये मेरा जो एवं क्वेश्चन है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड क्लोज पाथ, वो क्या होगा आपका, उसको देखिए। तो इसके कारण ये हो जाएगा आपका E डॉट डेल्टा L लाइन इंटीग्रल इक्वल टू, मैं दो ही बात करूंगा, ये तो कुछ नेग्लेक्ट कर दिए तो दो ही बात से आएगा। हो जाएगा यहाँ पर A टू B E2 डेल्टा L, क्योंकि ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है। ठीक है, और इसका लेंथ क्या हुआ, डेल्टा L हो गया। फिर प्लस D2C का मिल जाएगा। नीचे में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका E1 है, आप लोग देख रहे हो फिगर में, तो जाएगा E1 डेल्टा L। ठीक है, और BC और AD को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि बहुत वेरी स्मॉल है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाते हैं कि मैंने लिखा है कि BA या AB में लिखा है E2, अच्छा A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा, तो E2 DL cos थीटा। अच्छा, तो cos थीटा यहाँ पर आपका क्या होगा, cos यहाँ पर हम लोग लेंगे यहाँ पर पाई माइनस 2 या पाई बाय 2 माइनस थीटा 2 हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और आपका लेंथ का जो डायरेक्शन है वह एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको यहाँ पर ये लेना होगा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा 2 प्लस D2C E1 डेल्टा E1 DL cos पाई बाय 2 cos थीटा 1। अब ये इसलिए हो जाएगा आपका यहाँ पर कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर में,
और ये जो है एरो का जो साइन देख रहे हैं आप लोग, वो क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका ये क्या है, आप यहाँ से ले लेंगे हम लोग कि E2 dl cos पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ पर आएगा साइन थीटा 2। फिर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि E1 डेल्टा L, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन डेल्टा L हो जाएगा आपका, और यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस थीटा 1 होता है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा 1 होता है, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आप लोग देख रहे हैं 0 हो गया, तो इतना उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, प्लस में हो जाएगा डेल्टा L, और डेल्टा L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर E1 sin थीटा 1 इक्वल टू 2 sin थीटा 2। ये क्वेश्चन क्या बताता है आपको, सिमिलरली क्वेश्चन था क्या, d1 cos थीटा 1 इक्वल टू d2 cos थीटा 2, इससे पीछे वाले में क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 2 में आ गया E1 sin थीटा 1 इक्वल टू E2 sin थीटा 2। ठीक है, इसका मतलब हुआ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटीन्यूअस अक्रॉस द बॉडी। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि पीछे में था कि द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज कंटीन्यूअस, यहाँ पर है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये बाउंड्री के टेंजेंट में, बाउंड्री के ही टेंजेंट में हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड द बाउंड्री कांस्टेंट। ये आपको ये बताता है क्वेश्चन। फिर अब आप लोग इस फिगर में देखिए, फिगर 2 में किया, यहाँ पर एक फिर से बाउंड्री है, ये वाला फर्स्ट मीडियम वाला सेकंड मीडियम, इस मीडियम का डायरेक्टली कांस्टेंट K1, इस मीडियम का डायरेक्टली कांस्टेंट K2। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बाउंड्री के साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा 1 बना रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E2 है वो बाउंड्री के नॉर्मली क्या बना रहा है, एंगल थीटा 2 बना रहा है। तो इस फिगर के हिसाब से आप यहाँ पर देखिए फिर क्या है, लेट अस कंसीडर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये जो मीडियम हमने लिया है वो आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सेम सारे डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी हो, यूनिफॉर्म हो। तो ये आइसोट्रोपिक मीडियम है जिसमें इन व्हिच P इज ऑलवेज पैरेलल टू E, जो डायरेक्टली कांस्टेंट में जो पोलराइजेशन होता है P कहता है वो इसमें ऑलवेज आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल है, और यदि P यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल होगा तो वो D के भी पैरेलल होगा, क्योंकि E और D एक दूसरे के पैरेलल है। तो सो यदि पोलराइजेबिलिटी जो है आपका P यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल है तो इट इज आल्सो पैरेलल टू द D वेक्टर। ठीक है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 and E2 max an angle theta with normal to the boundary। अब मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है वो इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है बाउंड्री का नॉर्मली, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है बाउंड्री का नॉर्मली थीटा 2 एंगल बना रहा है, वो चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। देन फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशन से आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी पढ़ा है यहाँ पर E1, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन है आपका, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। E1 sin थीटा 1 हमें पढ़े इक्वल टू E2 sin थीटा 2। क्वेश्चन 1 में पढ़े थे, आप लोग कॉपी में देखिए कि D1 cos थीटा 1 इक्वल टू D2 cos थीटा 2। फिर आप दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कीजिए और डिवाइडिंग कीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा E1 sin थीटा 1 बाय D1 cos थीटा 2 E2 sin थीटा 2 बटा D2 cos थीटा 2। ठीक है, इसके बाद इसमें पुट कीजिए आप लोग ने पढ़ा है D बराबर होता है एप्सिलॉन E, यहाँ पर D1 बराबर E1 एप्सिलॉन 1, D2 बराबर E2 एप्सिलॉन 2। इसको फिर यहाँ पर पुट कीजिए और आप यहाँ पर पुट कीजिएगा तो आता है 1 बाय एप्सिलॉन 1 tan थीटा 1 और फिर 1 बाय एप्सिलॉन 2 tan थीटा 2। फिर tan थीटा 1 और tan थीटा 2, tan थीटा 1 बटा tan थीटा 2 तो क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2। और फिर आप लोग ये जानते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट्रिक मीडियम आता है, आइसोट्रोपिक मीडियम या डायरेक्ट्रिक मीडियम, तो एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, फिर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के है, तो आप फिर यहाँ पर इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो अब आ जाएगा tan थीटा 1 बटा tan थीटा 2, यहाँ पर हो जाएगा
अब क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट k1 यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट k2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन तो कट जाएगा तब आ जाएगा tan थीटा 1 by tan थीटा 2 इक्वल टू k1 by tan थीटा 2। ये जो क्वेश्चन आया ये आपका क्या है सिमिलर। आपने पढ़ा है कि sin थीटा 1 by sin थीटा 2 इक्वल टू eta 1 by eta 2 आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन लॉ में स्नेल्स लॉ में। तो उसी सिमिलरली वही क्वेश्चन यहाँ पे होता है उसी से मिलता जुलता है पूरा। तो ये लिखिए यहाँ पर दिस इज रिलेशन सिमिलर टू स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे एट द बाउंड्री। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ा होगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द बाउंड्री सरफेस पर होता है जो स्नेल्स ने दिया था ये क्वेश्चन आता है। फिर इसको हम लोग सिंस इट इज यूज्ड एज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइन ऑफ इसी क्वेश्चन को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये सिमिलर है स्नेल्स लॉ का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द बाउंड्री सरफेस। तो इसको हम लोग ये भी बोलते हैं द रिफ्रैक्शन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स एट द बाउंड्री। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअस होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो कंटिन्यूअस होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट द बाउंड्री जो सिमिलरली स्नेल्स लॉ को फॉलो करता है जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, उसको भी हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। सो आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। इसको वीडियो को देखिए और अच्छे से नोट कीजिए और आप लोगों को 100% क्लियर होगा। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप चाहिएगा तो इसको इजीली लिख सकते हैं। आप यही लिखिएगा क्योंकि मैथमेटिकल है और आसान है, एक बार लिखिएगा तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू।